साथियों नमस्कार। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे मुझे बात करना है। आज मेरी बात एक स्टूडेंट से हुई जो पिछले 18 सालों से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। पहले यूपीएससी और अब स्टेट पीसीएस और साथ में जो भी अन्य एग्जामिनेशंस है ना। मुझे ऐसा लगता है ना कि जितने स्टूडेंट्स इस फील्ड में आते हैं, मेजॉरिटी के साथ एक दिक्कत आता है कि आप आने के लिए तो आ जाते हैं लेकिन जाने के लिए रास्ता बहुत संकरा है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि जिनका प्री नहीं हुआ कि इस बार प्री नहीं हुआ, बस प्री निकलने की देर है। जिनका मेंस नहीं हो रहा उनको लगता है बस आंसर राइटिंग इंप्रूव करेंगे हो जाएगा। इंटरव्यू तक जिनका जाते हैं उनको तो लगता है कि बस अब पहुंचने ही वाले हैं। कई बार वैकेंसी ज़्यादा आ जाती है तो उससे लालच आता है। कई बार लोगों को लगता है कि नहीं ये एग्जाम नहीं हुआ तो सामने कोई और एग्जामिनेशन है। कई बार जिनका कहीं सिलेक्शन हो गया उनको लगता है कि उनको रैंक इंप्रूव करना है। कई बार पेपर लीक हो जाएगा, कई बार कोर्ट में केसेस होती हैं और इन सारी कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स को जब हम मिलाते हैं तो लगता है कि धीरे धीरे करके आपका बहुत टाइम निकल गया है। मतलब पटना के महेंद्रू में रहकर एक छात्र पिछले 18 सालों से तैयारी कर रहे हैं और अभी भी कोई एग्जामिनेशन में, किसी भी एग्जामिनेशन में फाइनल सिलेक्शन तो छोड़िए, इंटरव्यू तक भी नहीं पहुंचे हैं। तो मैं इस चीज पे बात करूंगा ना कि आप सही समय पर सही निर्णय कैसे ले सकते हैं और यह बहुत जरूरी है। देखिए, लाइफ आपका पूरा एक एग्जामिनेशन नहीं है। आप इसको एक रेस मानकर हर समय लगे रहेंगे। मैंने जिन कारणों को बताया, आपको कुछ सवाल अपने आप से पूछने होंगे कि आप सच में अब भी चाहते हैं क्या। हो सकता है कि आपने वर्षों पहले ये जो डिसीजन लिया जब आप ग्रेजुएशन में थे या जस्ट ग्रेजुएशन आपने खत्म किया था, तो उस समय ये डिसीजन ठीक लग सकता था और उस समय आपके पास कोई अन्य काम था भी नहीं उस एज के अनुसार या उस नॉलेज के अनुसार, उस स्किल के अनुसार। तो क्या अब भी वो चीजें इंपॉर्टेंट हैं क्या? अगर आपको लगता है कि नहीं अब भी आप चाहते हो और बहुत इंटेंसली आप चाहते हो, आपका वाई क्लियर है कि आप क्यों जाना चाहते हो, तो आप इस प्रिपरेशन में रह सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि इस प्रिपरेशन में आपको फिनेंशियल एक इंडिपेंडेंस रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आज ऑलमोस्ट, मैं बात कर रहा हूं ऑलमोस्ट हर सेकंड स्टूडेंट या ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट की हम बात करें तो अगर डिप्रेशन नहीं है तो एंग्जाइटी वाली सिचुएशन जरूर है और ये गुड साइन नहीं है। हम सभी एक ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज का पार्ट बनना चाहते हैं और खुद पब्लिक सर्वेंट बनना चाह रहे हैं। और खुद अगर हम एंग्जाइटी का शिकार रहेंगे तो सोचिए हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसी होगी। तो हम बात करेंगे ना कि कैसे इस चीज से बाहर निकलना है। देखिए, एक तो जो मैंने बात किया ना कि लोग क्यों स्टक कर जाते हैं, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं या फिर अगर 1-2 साल हुआ है आपको प्रिपरेशन करते हुए, इनफैक्ट आपको अगर प्रिपरेशन करते हुए लंबा भी हो गया है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका इसमें से कौन सा कारण है। सबसे पहले हम कारणों की बात करते हैं। थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट प्लीज हैव सम पेशेंस। देखिए, जिनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है या जिनका प्रीलिम्स हो जा रहा है, जिनका मेंस नहीं हो रहा, या जो लोग इंटरव्यू में हैं, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कितने समय से हो रहा है। अगर आपको लगता है कि ये कॉन्टिन्यूअसली ऐसा हो रहा है और अगर आपने अपना बेस्ट दे दिया उसके बाद भी सिचुएशन सेम है, तो मुझे लगता है ऐसे सिचुएशन में आपको ऑल्टरनेटिव की तलाश करनी चाहिए और आपको कोई ना कोई जॉब आपको खोजना ही पड़ेगा। अब ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप क्या चाहते हैं। हम सेपरेटली बात करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं सिलेक्शन होता है तो वो किन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं कि इस प्रिपरेशन से कब हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको निकलना है। कई बार किसी स्टूडेंट, जैसे इस बार ही अगर आप देखेंगे तो जैसे कि 70th बीपीएससी के लिए जो लोग लगे हुए हैं तो उनको लग रहा था ना कि 30 सितंबर को पेपर हो जाएगा, बट अब पॉसिबिलिटी नहीं है। 67th का जो लोग पेपर दे रहे थे तो कई बार पेपर टला, इनफैक्ट 10 बार पेपर टला था, लीक हुआ था पेपर। तो ये जो समस्याएं हैं ना, तो इसमें भी स्टूडेंट कई बार अटक जाते हैं। ये उनका फॉल्ट नहीं होता है बट इसमें भी धीरे धीरे करके, धीरे धीरे, और मल्टीपल एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं इधर। तो पेपर लीक हो या फिर एक और प्रॉब्लम होता है कि मल्टीपल एग्जाम्स भी हमारे सामने होते हैं, तो इनके कारण एक एग्जाम बीतता है तो लगता है बस सामने दूसरा एग्जाम है और उस पर हम लग जाते हैं। ना कई लोगों को अपना रैंक इंप्रूव करना है तो वो कॉन्टिन्यूसली सीट लेते हैं और जो लोग नए एस्पिरेंट हैं या फिर जो लोग
फर्स्ट टाइम अपना सर्विस लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी वहाँ समस्या होती है। कई बार जैसे कोर्ट में केस होता है। अब देखिए अभी जो बिहार का जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन का मैटर फंसा हुआ है, तो उसके कारण जो है नहीं आ पा रहे। तो कुछ ये कारण है जिसकी वजह से स्टूडेंट फंसे होते हैं ना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम निर्णय कैसे लें कि हम कब इस चीज़ से बाहर निकल जाएं। देखिए आपको सबसे पहले ना एक डेडलाइन सेट करना ही होगा कि जैसे सपोज करो कि ये 2000, जैसे आज कितना तारीख है, 21 अगस्त 2024 है, तो आपको अपना डेडलाइन बनाना पड़ेगा। अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो आपको बनाना पड़ेगा कि एनी हाउ 2026 तक मुझे प्रिपरेशन करना है। अगर पहला अटेम्प्ट है, नए एस्पिरेंट है बिल्कुल, नहीं तो नहीं करना है। अगर आप पुराने एस्पिरेंट हैं तो आपको कॉल लेना चाहिए कि क्या मुझे कंटिन्यू करना है या कंटिन्यू नहीं करना है। ना मैंने एक बात कही ना कि कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम अपने ग्रेजुएशन में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तब हमारा डिसीजन वो ठीक था, बट हमें पूछने की ज़रूरत है, हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि क्या आज वह सर्विस या जॉब उतनी इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट हमें लगता था, क्योंकि आज आप ज़्यादा अवेयर हैं उस चीज़ के बारे में। देखिए मैं बहुत सारे लोग जो सर्विसेज में हैं मैं उनके टच में हूँ और अपने साथियों को भी मैंने देखा है। देखिए या स्टूडेंट्स हों, ये कोई ना जो कहते हैं ना कि स्वर्ग का द्वार, ये बिल्कुल भी ऐसा स्वर्ग का द्वार नहीं है। ये चीज़ आप मन में क्लियर कर लें कि ये बिल्कुल ही आपका लाइफ वैसे ही नॉर्मल चलेगा जैसे कि आपका अभी लाइफ चल रहा है। बस थोड़ी बहुत ये हो जाएगा कि आपके पास जो सैलरी है वो आ जाएगी। इसके अलावा सोसाइटी में जो सो कॉल्ड रिस्पेक्ट है, मैं सरकारी नौकरी को सो कॉल्ड रिस्पेक्ट ही मानता हूँ, क्योंकि सच में आप देखेंगे तो ये सो कॉल्ड ही है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बस वो लोगों का मुंह बंद हो जाता है और इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो ये फैक्टर होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि क्या ज़रूरी है कि हम गवर्नमेंट जॉब करके ही ये चीज़ें पाएँ। अगर आप कोई भी काम करते हैं, देखो एक चीज़ प्राइवेट सेक्टर के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप कोई भी, अगर मान लीजिए कि कोई प्राइवेट सेक्टर में आप जाते हैं, तो यहाँ पे ये बात तो ट्रू है और हमेशा ट्रू रहेगा कि रिस्क फैक्टर हमेशा इन्वॉल्व रहेगा। और अगर आप जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो यहाँ पे ये रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बेनिफिट भी तो है। आप कभी भी जो 2 क्वार्टर वाला रूम है, जैसे सरकारी नौकरी में क्या होगा, अगर आप करप्ट नहीं हैं, मैं मानकर चलता हूँ कि आप करप्ट नहीं हैं, तो आप पूरे लाइफ में आप कुछ बड़ा तो नहीं कर पाएंगे, ये तो एकदम तय है। प्राइवेट सेक्टर में अगर रिस्क है, आप रोड पे आ सकते हैं, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत ऊपर भी जा सकते हैं। तो ग्रोथ जो पोटेंशियल है ना वो बहुत ज़्यादा है। और आप में अगर मेहनत करने की क्षमता है तब तो आपको डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर ही चूज करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, किसी को यहाँ डिस्करेज नहीं कर रहा कि आप तैयारी, अल्टीमेटली तो आप करोगे वही जो आपको करना है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को नहीं पता है कुछ चीज़ें, उस पर प्रकाश डालना ज़रूरी है। तो ये काम आप कर सकते हैं। और एक काम आपको करना होगा ना कि यहाँ मैं लिख ही देता हूँ कि कभी भी लाइफ में बेस्ट के लिए, ये हर चीज़ पे अप्लाई होगा, बेस्ट के लिए गुड या बेटर, इनका सैक्रिफाइस मत करो। देखो बेस्ट हमेशा हमारा टारगेट तो होना ही चाहिए, दिस इज एन आइडियल सिचुएशन, और हम सबको ट्राई करना चाहिए, सबको करना चाहिए। बट कभी भी, मतलब मेरा अपना अनुभव है या मैंने लोगों को जो देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि गुड या बेटर को बिल्कुल दरकिनार करके बेस्ट की तलाश में नहीं रहना चाहिए। और लाइफ में हमेशा प्लान बी होना ही चाहिए। देखो ये कहने की बात है, कई सारे लोग इसके काउंटर में आर्गुमेंट भी दे सकते हैं कि जो विकल्प है वो संकल्प को कमज़ोर करता है। ये रियलिटी से मुंह मोड़ना है। आप सभी को पता है कि जैसे जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे अभी बीपीएससी देने वाले होंगे या यूपीपीएससी दे रहे हैं, जैसे यूपीपीएससी में वैकेंसी कितनी है, 220 हम मान के चलते हैं, जो नोटिफिकेशन आया है वही, बाद में बढ़ जाए वो बात अलग है। बीपीएससी में जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए बहुत अच्छी सीट आती है और आपको 800 सीट आ जाती है। बेस्ट केस में भी दोनों को हम मिला देते हैं, दोनों स्टेट का पॉपुलेशन कितना है,
अराउंड 35 करोड़, करंट में अराउंड 35 करोड़ पॉपुलेशन होगा। आप सोच कर देखिए कि कितने लोगों का इसमें सिलेक्शन होना है। आप कहोगे कि सारे लोग तो फॉर्म नहीं भरते हैं, बट तैयारी तो बहुत लोग करते हैं। हो सकता है कि उसमें लाखों में तो होते ही होते हैं, 7-8 लोग तो पहुंचते ही पहुंचते हैं। तो मेरा ये कहना है ना कि अल्टीमेटली होगा तो इन्हीं में से, और इसमें से भी बहुत सारे लोग होंगे ना जो रिपीटेड होंगे, रिपीटर्स होंगे, जिनके की रैंक पहले आई थी नायब तहसीलदार की और इस बार थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है, तो वो पिछली बार का एक सीट तो चला ही गया। तो ओवरऑल जब आप देखोगे ना, इवन यूपीएससी में भी, तो ये लोग वेटिंग लिस्ट नहीं निकालते हैं, और वेटिंग लिस्ट निकालते नहीं है तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि ये एक्चुअल में जो 220 सीट दिख रहा होता है ना, ये 150 से ज़्यादा नहीं होगा। मैं ज़्यादा ही लिमिट लेकर बता रहा हूँ। तो कितने लोगों का हुआ? 150। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको लगता है कि नहीं आपको ये चाहिए और आपको देना है टाइम, तो बेशक दीजिए। बट मेरा ये कहना है ना कि आप गुड या बेटर को बिल्कुल सैक्रिफाइस करके आप ये काम ना करें, बिकॉज यू नेवर नो, लाइफ में बुरी से बुरी सिचुएशंस भी आ सकती हैं। और कहा जाता है ना कि आप बेस्ट के लिए प्रिपेयर करें, बट कभी भी जो वर्स्ट सिचुएशन है ना, उसके लिए भी साथ साथ आपको प्रिपरेशन करना है। वरना अगर आप मान लीजिए आप माउंटेन पे चढ़ रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि गिरने का, आप सोच ही नहीं रहे कि नहीं अगर गिरेंगे तो क्या होगा, तो फिर ठीक है, एक तरफ तो आपका आर्गुमेंट ठीक है, बट प्लान तो होना चाहिए ना। जैसे आप हवाई जहाज पे बैठे हैं, तो हवाई जहाज पे बैठते हैं तो उसमें भी तो हम लेते हैं ना कि हाँ ये पैरासूट है, जो भी उनकी सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं। या ऐसे होता है कि नहीं हम बैठ गए हैं, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं चलता है। तो बस ये कहना है ना कि यार, एक और आपने देखा होगा यूट्यूब पे कि 1996 के, शायद उनका नाम था पुष्पेंद्र, काफ़ी सीनियर है वो, तो मतलब ही इज स्टिल प्रिपेयरिंग। उन्होंने खुद से बताया कि 1996 में इनका मास्टर्स कंप्लीट हो गया था और शायद 1994 में इनका यूजी अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। सोचिए, ही इज स्टिल प्रिपेयरिंग। मुझे लगता है कि राइट्स, देखो अगर नहीं पता है और टाइम लगते जा रहा है और आपको लगता है कि नहीं सब कुछ आपके फेवर में है, चीज़ें ठीक है, प्रिपरेशन करना वो आपकी मर्जी है, बट मुझे लगता है कि आपको एक थिंकिंग तो ज़रूर देनी चाहिए। और एक और मैं बात बता देता हूँ कि जिनको भी लगता होगा कि नहीं यार पिछले साल मेरी तैयारी ठीक नहीं थी, इस साल थोड़ी तैयारी बेहतर है, तो ये हमेशा लगेगा। ये इस पूरे प्रिपरेशन साइकिल का, ये जो वीसीएस साइकिल में लोग फंसते हैं ना, किसको पसंद है यार? किसी को नहीं पसंद है, किसी को नहीं पसंद है कि हम इस वीसीएस साइकिल में फंसे रहें। कौन चाहता है? सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी आगे बढ़े। बट प्रॉब्लम ये है ना कि जब तक आप सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेंगे, आप स्टक हो जाएंगे। और एक और मैं बात बता देता हूँ, कई बार आपको लगेगा ना कि आपको जितना टाइम मिला, जैसे मान लीजिए कि अभी प्रीलिम्स का डेट जैसे यूपीपीएससी का टला, तो आपको लगेगा कि अरे मेरा इतना प्रिपरेशन नहीं था, फिर कर लेंगे। साथ में जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी तो टाइम मिला, और ये कोई 10th और 12th का पेपर तो नहीं है कि आप पास हो जाओगे सामने वाला भी पास हो जाएगा। इसमें बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और इसमें सीटें फिक्स्ड हैं। इनफैक्ट जब टाई हो जाता है तो टाई ब्रेकिंग रूल अपनाया जाता है कि कैसे टाई ब्रेकिंग रूल को हम फॉलो करते हुए उतने ही लोगों को ले, इवन इफ सेम मार्क्स पे लोग आ गए हैं लास्ट में, तो यहाँ बिल्कुल एक नंबर के पॉइंट में भी आप कम हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। तो ये कहना है कि हमेशा लगेगा कि टाइम मिला है, प्रिपरेशन हो जाएगा, एट द एंड वही लगता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप सिंसियरली आप अपना बिल्कुल जो डेडलाइन है वो फिक्स करें, चाहे जो सिचुएशन हो, कि मैं प्रीलिम्स तक पहुंचूं, मेंस तक पहुंचूं, इंटरव्यू तक पहुंचूं, मुझे अपना काम करना है। और काम करते हुए आपका अगर मान लीजिए कोई बिजनेस है, आपका कोई शॉप है, आप टीचिंग करना चाहते हैं, आपके पास अन्य कोई जॉब है, या आपका मान लीजिए कि एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, आप उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, कुछ भी जो आपको लग रहा है कि आपके लिए अभी के लिए बेहतर है, आप उस काम को करते हुए अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे यही करना है तो आप करें। वरना मुझे नहीं लगता कि देखो अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन फिर होगा, और वो ऐसा फ्रस्ट्रेशन होगा कि फिर ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। धन्यवाद।